गाइस इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये है पार्ट 1। पार्ट 2 की लिंक हेलो डिस्क्रिप्शन में दे एवरीवन, दूंगी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आयशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का सोशियोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। जैसा कि आप लोगों को चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि औद्योगिक समाज जो हमारे भारत में हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या विकास हुआ, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। आप लोग ज़रूर उसे देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको और सब्जेक्ट के भी चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसकी भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत उत्पादन बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी मशीन के माध्यम से किया जाता है। औद्योगिकरण के तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से मनुष्य मशीनों पर अधिक निर्भर हो जाता है। इसके तहत उत्पादन बढ़ जाता है। तो औद्योगिकरण क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो उत्पादन होता है, चीजों का जो उत्पादन होता है वो बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है और जितना भी उत्पादन होता है वो मशीनों के माध्यम से होता है। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले लोग हाथों से चीजें बनाते थे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई कपड़े हो गए या फिर कोई चटाई हो गई या कोई ऐसी चीजें हो गई तो पहले हाथों से बनती थी। बट आज के टाइम में ये सब चीज़ें मशीनों द्वारा बनती हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि लोग जो हैं, हम जैसे लोग मनुष्य, वो क्या हो गए, मशीनों पर निर्भर हो गए। जैसे कि आप लोग देखते हैं आपकी मदर्स वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती होंगी। ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हाथ से ही कपड़े धुलते थे। आजकल फ्रिज का यूज़ होने लगा तो मशीन का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। कहाँ पर, जहाँ पर पहले हाथों से काम किया जाता था। ठीक है, तो उसको ही औद्योगिकरण कहते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर उत्पादन मशीनों से किया जाता है उसको औद्योगिकरण कहते हैं। इससे उद्योग बड़े हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारत में औद्योगिकरण। ये भारत में औद्योगिकरण से यहाँ पर मतलब है कि जो स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो भारत में औद्योगिकरण हुआ, अब हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1999 से 2000 में भारत में लगभग 7% लोग तृतीय क्षेत्र, 17% द्वितीय क्षेत्र और 23% तृतीय क्षेत्र में कार्यरत थे। कृषि कार्यों में तेजी से हुआस हुआ और सरकार उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, हुआस मीनिंग में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हुआस का मतलब होता है किसी चीज में कमी आना। ठीक है, तो हुआस का मतलब आपको पता लग गया, हुआस का मतलब होता है कमी आना। कई बच्चे हुआस का नाम सुनते ही वो शुरू हो जाते हैं कि मीनिंग क्या है इसका, तो इसका मतलब होता है कमी आना। तो जब क्या हुआ था भारत में औद्योगिकरण के बाद, क्या हुआ था कि कृषि के कार्यों में बहुत कमी आ गई थी जिसके कारण सरकार ने उन्हें आमदनी देने में भी बहुत सक्षम नहीं थी, मतलब उन्हें आमदनी नहीं दे पा रही थी। ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ेंगे संगठित औपचारिक क्षेत्र। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, ये यहाँ पर आता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संगठित और औपचारिक क्षेत्र तथा असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या अंतर है। अभी असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र हम अभी नीचे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, संगठित औपचारिक क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। पेंशन व अन्य सुविधाएं मिलती हैं। कृषि उद्योग असंगठित औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन असंगठित अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार स्थायी नहीं होता, पेंशन व बीमा का समुचित प्रावधान नहीं होता। ठीक है, तो संगठित और औपचारिक क्षेत्र क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताती हूँ बहुत आसान भाषा में ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स अगर आपको मिल जाती तो आप लोग कितना खुश होते हैं। ठीक है, सबकी आजकल यही आशा होती है कि उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमको पेंशन मिलती है, वहाँ पर हमको बोनस मिलता है, वहाँ पर हमको हर सुविधा मिलती है जो कि संगठित और औपचारिक क्षेत्र में आती है। ठीक है, और अनौपचारिक क्षेत्र का क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम किसी के यहाँ निजी कंपनी में काम कर रहे हैं उसे प्राइवेट सेक्टर्स कहते हैं। वहाँ पर किसी की जॉब परमानेंट नहीं होती, वहाँ पर आपको कभी भी निकाल दिया जाता है, बट सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ इनके बीच में है अंतर। ठीक है,
तो अंतर क्या क्या है इसमें? संगठित में आपको बोनस मिलता है, पेंशन मिलती है, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, आपको वैन छोड़ने जाती है, लेने आती है, ये सारी आपको सुविधाएं दी जाती हैं। और असंगठित में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी हम असंगठित क्षेत्र भी नीचे पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं भारत की प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण, मतलब जो स्वतंत्र भारत हो चुका था उसके प्रारंभिक वर्षों में किस तरीके का औद्योगिकरण भारत में रहा, ठीक है। तो रुई, जूट, रेलवे तथा कोयला खाने भारत के प्रथम उद्योग थे। तो भारत के प्रथम उद्योग क्या थे? रुई, जूट, रेलवे तथा कोयला खाने, ये थे भारत के प्रथम उद्योग के। मतलब भारत में रुई बनती थी, जूट बनते थे और रेलवे वगैरह का स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पर। स्वतंत्र भारत के बाद ने परिवहन, संचार, ऊर्जा, खान आदि को महत्व दिया गया। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में निजी एवं सार्वजनिक उद्योग दोनों प्रकार शामिल थे। तो जब स्वतंत्र हो गया भारत, उसके बाद भारत में क्या हुआ? परिवहन, संचार का महत्व हुआ, ऊर्जा, खान आदि इन सबको ज्यादा महत्व दिया गया। कि आप आज देखते हैं, आप लोग फोन से यहाँ बैठ के वहाँ बात कर सकते हैं, कहीं भी कितनी भी दूर आप लोग बात कर सकते हैं, इन सबको ज्यादा महत्व दिया गया। अब भारत में क्या था? पहले क्या हुआ करता था? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स होती थी, सिर्फ गवर्नमेंट के ही अंडर सब कुछ काम होता था। बट अब क्या होने लगा? भारत की मिश्रित आर्थिक नीति बनी जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों ही उद्योग शामिल थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय उद्योगों के विभाजन। जो भारत में उद्योग है उनके किस तरीके से विभाजन किए गए हैं, हम वो देख लेते हैं एक बार। भारतीय औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार भारतीय उद्योगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। तो भारतीय औद्योगिक नीति 1956 में बनी थी, जिसके अनुसार क्या हुआ था? जो उद्योग थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक थी प्राथमिक नीति, और एक थी माध्यमिक श्रेणी, और एक थी तृतीयक श्रेणी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राथमिक श्रेणी को, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा के रक्षा, रेलवे, डाक उत्पादन और नियंत्रण से संबंधित उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। केंद्र सरकार उन्हें नियंत्रित करती है, ठीक है। तो प्राथमिक श्रेणी है, उसमें कौन कौन सी चीज आती है? परमाणु ऊर्जा की रक्षा, रेलवे, डाक उत्पादन। तो इन सब का क्या है? जो सरकार है वही इन सब की देखरेख करती है, इनको नियंत्रित रूप से चलाने की कोशिश करती है। ये सिर्फ सरकार के अंडर होता है, ठीक है। अब जो माध्यमिक श्रेणी है उसमें कौन कौन से उद्योग आते हैं? उसमें आते हैं मशीन, टूल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रबड़, जल परिवहन, उर्वरक, सड़क परिवहन इत्यादि जैसे 12 उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया था। इनमें सरकार की हिस्सेदारी ज्यादा है, ठीक है। इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की भी जिम्मेदारी होती है, बट ज्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की, ठीक है। अब तृतीयक श्रेणी में किन चीजों को रखा गया है? इसमें वे सभी उद्योग सम्मिलित थे जो निजी क्षेत्र के लिए रखे गए थे, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के लिए रखे गए थे। हालांकि निजी क्षेत्र इन उद्योगों को विकसित करता है, लेकिन सरकार इन्हें स्थापित भी कर सकता है। यहाँ जो उद्योग दिए गए हैं वो सिर्फ निजी क्षेत्र के लिए होते हैं, बट अगर सरकार चाहे तो वो भी इन्हें स्थापित कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गई होंगी तीनों श्रेणियां। कई बार इन तीनों श्रेणियों पर क्वेश्चन आ सकता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम देखेंगे भूमंडलीकरण और उदारीकरण के कारण भारतीय उद्योगों में परिवर्तन, ठीक है। जो भूमंडलीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उसके उदारीकरण हुआ, उसके बाद भारत के जो उद्योग थे उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि भूमंडलीकरण क्या है, ठीक है। अगर आपको इसी की डेफिनेशन नहीं पता होगी तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, भूमंडलीकरण कहलाता है, जो कि आज के टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज वही चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 1990 से सरकार ने उदारीकरण नीति को अपनाया है तथा दूर संचार, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में निजी कंपनियां, विशेषकर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत सी भारतीय कंपनियों को विदेशियों ने खरीद लिया है तथा कुछ भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 1990 में जो सरकार थी उसने क्या हुआ? उदारीकरण की नीति अपनाई, मतलब भूमंडलीकरण की नीति अपनाई, जो दूर संचार, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में कंपनियां, विशेषकर विदेशी फर्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था? हमारी जो भारत की जो कंपनियां थी वो विदेशियों ने खरीद ली थी,
ठीक है। उससे क्या हुआ था, जो भारतीय कंपनियां थी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। जो भारत का माल है, भारत में जो चीजें बन रही हैं वो पूरे विश्व में बिक रही थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन रही थी, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, आमदनी की असमानताएं बढ़ रही हैं, बड़े उद्योग में सुरक्षित रोजगार कम हो रहे हैं, किसान तथा आदिवासी लोग विस्थापित होते हैं। अब देखिए, अगर एक सिक्का है तो उसके दो पहलू तो जरूर होते हैं, है ना। अगर एक चीज पॉजिटिव होती है तो एक चीज नेगेटिव जरूर होती है। इससे क्या हो रहा था, लोगों की आमदनी में असमानताएं बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी आमदनी अच्छी होती थी कंपेयर टू जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते थे उनसे। अब बड़े उद्योगों में सुरक्षित रोजगार कम हो रहे थे। सुरक्षित रोजगार कम क्यों हो रहे थे? क्योंकि जो हमारी कंपनियां थी वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन रही थी, तो उसमें कई लोगों के रोजगार छिन रहे थे। अब जो किसान और आदिवासी थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कृषि थी उसका हुआस हो रहा था, तो किसानों को ऑब्वियस सी बात है काम नहीं मिल रहा था और आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे थे, जगह चेंज कर रहे थे अपनी, ठीक है। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। इससे कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये, ठीक है। इसे अच्छे से पढ़िए। कई बार आपके क्वेश्चन में आता है विनिवेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आ सकता है। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि जो सरकार है, जैसे कि गवर्नमेंट है, जो सरकार है अपनी सार्वजनिक कंपनियों के शेयर्स किसी निजी क्षेत्र की कंपनियों को जब बेचने का प्रयास करती है, बेच देती है, उसे विनिवेश कहते हैं, ठीक है। जब सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेच देती है, उसे विनिवेश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कर्मचारियों को नौकरी जाने का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि अब जो सरकारी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, जब सरकारी अपने शेयर्स निजी कंपनियों को बेच देती है तो उनकी जॉब्स तो चली जाएगी ना, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए कर्मचारियों की नौकरी जाने का खतरा रहता है, ठीक है। आपको विनिवेश का मतलब समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे भारत में उदारीकरण की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पर विशेषताएं दे रखी हैं। उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कराना, उद्योगों को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कराना, प्रत्यक्ष विदेश निवेश को बढ़ाना, उद्योगों को एक बाजार के रूप में प्रयोग करना, उद्योगों की मांग को बढ़ाना, उद्योग और व्यापार को चाहिए नौकरशाही चुंगल से मुक्त कराना, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कम करना, सीमा शुल्क कम कराना, वस्तुओं सेवाओं के आयात निर्यात पर प्रतिबंध हटाना। तो जो उद्योगों पर स्वतंत्रता से पहले क्या होता है, जो उद्योग थे उस पर लाइसेंस लगते थे, बट उसके बाद जब उदारीकरण आया तो उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करा दिया गया था। जो विदेश निवेश होता था उसको बढ़ावा दिया गया, ताकि हमारे उद्योग में हमारे व्यवसायों में बढ़ोतरी हो, हमारा व्यवसाय आगे बढ़े। उद्योगों को एक बाजार रूप में प्रयोग कराया गया, उद्योगों की जो मांग थी उसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, विशेषताएं थी उदारीकरण की। अब हम पढ़ेंगे संरक्षणवाद की नीति। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे संरक्षणवाद के तहत विदेश व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। देशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। इससे लोग देश में बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और देश के उद्योगों को लाभ हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो संरक्षणवाद के तहत एक ऐसी नीति ये बनाई गई थी कि जो विदेश व्यापार विदेशों की चीजें हमारे भारत में आती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाते थे, और जो देश में बनी हुई चीजें होती थी, जैसे कि जो चीजें भारत में बनी हुई उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को ज्यादा लोग यूज करें, इस पर प्रयत्न किया जाता था। इससे क्या होता था कि लोग देश में ही बनी वस्तुओं का ज्यादा उपयोग करते थे और विदेश से कम करते थे, विदेश की चीजों को कम करते थे। इससे क्या होता था कि देश के उद्योगों को लाभ होता था, जो हमारे देश में उद्योग है उनको लाभ होता था कंपेयर टू विदेशी कंपनियों से, ठीक है। तो संरक्षणवाद की नीति क्या थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये भी कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में या कई बार 6 नंबर की क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। बहुत अच्छे से आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे व्यवसायीकरण, ठीक है। व्यवसायीकरण क्या है, आप लोगों को इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि व्यवसायीकरण का मतलब है अपने व्यवसाय को बढ़ाना, ठीक है। व्यवसाय को बढ़ाना, व्यवसाय को और उन्नति के लिए, विकास के लिए
आगे बढ़ाना व्यवसायीकरण कहलाता है। व्यवसायीकरण किसी उत्पाद, सेवा या गतिविधि में किसी चीज को बदलने की प्रक्रिया है जिसका आर्थिक मूल्य है, ठीक है, और बाजार में कारोबार किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही है कि अपने व्यवसाय को बढ़ाना ही व्यवसायीकरण कहलाता है, अपने कारोबार को बाजार में ले जाना व्यवसायीकरण कहलाता है। अब हम देख लेते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ क्रमिक हस्तांतरण या परिवर्तन की एक प्रक्रिया है निचले स्तर के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकायों के कार्यों, संसाधनों और निर्णय लेने की शक्तियों का, ठीक है। अब हम देखते हैं असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र। अभी मैंने आपको संगठित क्षेत्र पढ़ाया था, अब ये आ गया असंगठित क्षेत्र। तो ये क्या होता है, एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है तो कंफ्यूज मत होना। एक असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र के लोग सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिए गए अधिकांश लाभों का आनंद नहीं लेते हैं, जैसे कि स्थायी रोजगार, निश्चित मजदूरी, मनोरंजक लाभ, गुरुत्वाकर्षण, चिकित्सा लाभ आदि। लगभग 90% भारतीय आबादी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। जैसे कि मैं आपको बताया था, जो संगठित क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, लोगों के स्थायी रोजगार होते हैं, निश्चित मजदूरी होती है, मनोरंजन के लाभ होते हैं, उनको कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, बट असंगठित क्षेत्र में नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी में बनकर आता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है। तो आप लोग, मुझे अच्छे से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से दे ही देंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। गाइज, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं आने वाली जो भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। गाइज, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए जो कि आपके टर्म 2 के लिए हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दूंगी, ठीक है गाइज। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।